हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए क्लास 8 का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है आप सभी का, उसका बहुत सारा सिलेबस मैंने कवर कराया। ओके। और जिसको काफ़ी बच्चों ने पसंद भी किया, काफ़ी बच्चों ने देखा भी उसे। सो होपफुली आप सभी का बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो देखिए, वो पिछले साल की बात थी जिसमें मैं ये कवर करा रहा था। तो देखिए, ऐसा है कि इस ईयर जो है कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं जो है वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, एक्चुअली बिकॉज ऑफ माय जॉब। सो आज मैं टाइम निकाल के यहाँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था यूट्यूब पे ही कि सर आप क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है सोशल साइंस का, ओके, उससे संबंधित एक वीडियो हमें दीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो दीजिए। सो देखिए, मेरे पास इसका पूरा डिटेल आपको मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा इसका। आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि आप उसे नोट डाउन कर लें, या आप उसे समझने की कोशिश कीजिए और अपने लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी बात, आप वीडियो स्किप करके मत देखिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जितने लोग भी यूट्यूब पे जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, उनके बारे में कई सारे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कई सारे बुरे कमेंट्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जेलसी की वजह से कुछ बुरे कमेंट कर देते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए बुरे कमेंट्स कर देते हैं। किसी न किसी इशू की वजह से वो लोग जो चाहे वो कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ उन कमेंट्स को इग्नोर कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कमेंट्स के ऊपर मैं एक्शन नहीं लेता, क्योंकि मैं इग्नोर करता हूँ। ओके। क्योंकि जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो फिर आपको चिंता की क्या आवश्यकता। दूसरी बात, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम क्लास 8 का ये जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाया था। ओके, सो आज टाइम मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना ही दूँ। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। होपफुली आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आपका फ़ायदा भी होगा इसमें। बस मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों, आप पढ़ाई पे फोकस करो। आपको एग्ज़ाम संबंधित किसी प्रकार का भी डाउट है, आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो डायरेक्ट मुझसे बात करें, या अपने पेरेंट्स के संपर्क में रह करके आप मुझसे बात करो। ओके, तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब वो ज़्यादा सही ऑप्शन होगा। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे मैच द कॉलम है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं मैच द कॉलम बता दूं आपको। कॉपरनिकस कौन था? कॉपरनिकस एक खगोल वैज्ञानिक था दोस्तों, जो कि कॉपरनिकस जो है गैलीलियो के साथ काम कर रहे थे, और इन्होंने एक खगोल वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान पूरी दुनिया में जमाई। तो इसका आंसर होगा खगोल वैज्ञानिक, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आते हैं कोलंबस। देखिए एक्चुअली क्या है ना, 1498 की बात तो आपको पता ही होगी। 1498 में पुर्तगाली थे एक, वास्को डिगामा। वो भारत आए हुए थे, भारत के कालीकट नाम के स्थान पे आए हुए थे। यानी कि अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखो तो यहाँ पे कालीकट नाम की जगह है, इस जगह पे। तो कालीकट में वो वास्को डिगामा आए हुए थे। एक्चुअली जो है, पुर्तगाल से वास्को डिगामा निकले थे और इटली से आपके कोलंबस निकले थे। दोनों भारत के मार्ग की खोज के लिए निकले थे। ओके। लेकिन कोलंबस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए और वो अमेरिका की ओर चले गए। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा कोलंबस का, कि ये अमेरिका यूरोप से अमेरिका तक के समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने करी। मतलब कॉपरनिकस का हो गया खगोल वैज्ञानिक, कोलंबस का हो गया यूरोप से अमेरिका तक के समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने की। थर्ड ऑप्शन है आपका मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे, वो धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध कर रहे थे। धर्म व्यवस्था में जितने भी भ्रष्टाचार थे जो व्याप्त थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो इसका आंसर ये होगा। कई सारे गाइड में या कई सारे इंस्टीट्यूशन वाले वो इसका आंसर इसको बताते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर यही होगा। आप बुक पढ़िए, आपको आंसर पता चल जाएगा, या आप मेरा वीडियो देखिए, आपको उसमें भी आंसर दिखेगा। उसके बाद है इसका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों इसका कि हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम कौन थे? हेनरी अष्टम जो है वो राजा की फैमिली से थे, और उनका मानना यह था कि पोप का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। मिडिल क्लास जो है वो उठ रहा था यूरोप में, वो ग्रोथ कर रहा था, उन्नति कर रहा था। सो फाइनली इन्होंने भी सोचा कि पोप जो थे, पोप कौन थे, वो उस टाइम पे जो चर्च थे वहाँ के, बोल सकते हैं कि उसका पूरा बागडोर पोप के आधार पे था। जैसे हमारे इंडिया में जो है पंडितों के ऊपर मंदिरों की बागडोर होती है, वैसे चर्च की बागडोर पोप के हाथों में थी। तो हेनरी अष्टम ने
पोप का जो वर्चस्व था, पोप कहते थे कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमारा ही कानून मानो, हमारा अगर नहीं मानते तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। इसके वर्चस्व का जो पहले राजा महाराजा भी बोलबाला गाते थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो हेनरी अष्टम का आंसर हो गया पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार करना। ओके, तो आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे होपफुली। और दूसरी बात बच्चों, कोरोना का लॉकडाउन जो है वो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है आपके स्कूलों के माध्यम से, कई सारे स्कूल की क्लासेस ओपन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अवेयर रहिए, सावधान रहिए, घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, आपके जो सीनियर्स हैं अगर वो क्लास 9 में आ गए हैं, उनको क्लास 9 का वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके लिए भरपूर जगह है। ओके, और जो बेकार के कमेंट करते हैं प्लीज़ आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ही उनको जवाब दे दें। ओके, जिससे ज़्यादा बेटर हो सके। मैं तो वैसे उनको ब्लॉक कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप भी कर सकते हो। ओके, आपको ये फ्रीडम है इसका। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि छपाई के से कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुआ, छपाई कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुआ। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे, स्क्रीन बोर्ड पे हम कवर करेंगे, आप इसको नोट करते जाइएगा। जितना आंसर हो सके मैं यहाँ लिख के बताऊंगा और बाकी मैं बोल के बताऊंगा। चलिए मैं इसको बोल के ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, आप समझ पाओ इसको। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बड़ी दिक्कत होती थी लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए उनको खुदाई करना पड़ता था किसी ताम्र पत्र पे। जैसे मान लीजिए कोई तांबे का पत्र है तो वहाँ पे उनको खुदाई कर करके एक एक वर्ड को बनाना होता था। एक एक वर्ड को बनाना कितना डिफिकल्ट होता था। तो जब छपाई कला का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो गई। क्या क्या वृद्धि हुई, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है पुस्तकों की संख्या, पुस्तक ज़्यादा छपने लगे, तो पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई बच्चों। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनकी कीमतें घटी, इनकी जो कीमतें थी, इनके जो दाम थे, इनके जो मूल्य थे, वो भी क्या हो गए, कम हो गए। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, लोगों को क्या मिला, रोजगार भी मिला। और प्रेस में भी वृद्धि हुई, प्रेस यानी कि समाचार पत्रों में भी, प्रेस में क्या हुआ, वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और विभिन्न तरीकों से लोगों ने अपनी बातों को रखने में उनको ज़्यादा कामयाबी मिली जनता के सामने में। तो ये चारों पॉइंट जो है आप यहाँ पे आंसर में बता सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरब व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप के अरब व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, अरब के व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप के व्यापारियों को बेचते थे, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका आंसर है अरब व्यापारी यूरोप के व्यापारियों को क्या क्या बेचते थे। तो बेचते थे ये लोग मूल्यवान रत्न बेचते थे। क्या बेचते थे, मूल्यवान रत्न। और क्या बेचते थे, उत्तम कोटि के सूती वस्त्र, उत्तम कोटि के सूती वस्त्र। अरब के व्यापारी ये सब चीजें बेचा करते थे। और क्या बेचते थे, और रेशमी वस्त्र भी बेचते थे, है ना। उस टाइम पे अरब में काफी ज्यादा रेशमी वस्त्र चल रहे थे। और क्या बेचते थे सर, और बेचते थे शक्कर यानी कि चीनी यानी कि शुगर। इन सब चीजों को ये लोग बेचा करते थे। तो ये इसका आंसर हो गया, होपफुली आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है क्यों। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से सुनिएगा। मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन धर्मगुरु थे। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के जितने भी दुराचार व्यवहार हुआ करता था, जो भी गलत व्यवहार हुआ करता था, उसका ये क्या काम करते थे दोस्तों, निंदा करते थे। ओके, कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, और निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य इन्होंने जारी किया था, जिसमें उसने जनता के लिए कहा था कि आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथनों को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल को पढ़ना चाहिए। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार उसमें कौन सी सच्चाई लिखी है, और धर्म गुरु के तत्वों को समझना चाहिए। उन्होंने ईसाई धर्म के जो प्रमुख गुरु थे, ईसाई धर्म के जो प्रमुख गुरु थे जिसको पोप कहा जाता है, उनकी जो है पोप की निरंकुश जो सत्ता चल रही थी, जो पोप कहते थे कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, उसको जो है इन्होंने चुनौती दे डाली, और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का इन्होंने विरोध किया।
इसलिए उनके अनुयायियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उनके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। मैं इसका आंसर आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, मार्टिन लूथर नाम के एक धर्मगुरु थे जो जर्मन के रहने वाले थे, या जर्मन धर्मगुरु थे। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं में, जो धार्मिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाओं में जो चल रही जो दुराचार थी, ओके, यानी कि जो गलत काम जो हो रहे थे, उसकी उन्होंने क्या करा, निंदा करी। और उसकी उन्होंने निंदा तो करी दोस्तों, साथ ही खुला वक्तव्य भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो पोप है उसके वर्चस्व को मानने की आवश्यकता नहीं, आपको इनके प्रवचन को सुनना अच्छी बात है, चलो आप सुनिए, लेकिन पहले आप स्वयं बाइबल को पढ़िए और उसके बाद देखिए इसमें से कितनी बातें जो पोप कह रहे हैं वो सत्य है। ओके। और उन्होंने ईसाई ईसाई धर्म के जो गुरु पोप थे उनकी निरंकुश सत्ता को उन्होंने चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। और इनके इस काम में इनके जो जितने अनुयायी थे उन्होंने सहयोग दिया, इसलिए इनको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट, कि आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं पोप के अगेंस्ट में। इसलिए ये वर्ड है इंग्लिश का, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट। ओके, इनके अनुयायियों को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्ट करने में उनके सहयोग दे रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की, क्यों? इसका आंसर देखिए बड़ा ही आसान है कि यूरोपीय व्यापारी जो थे ना दोस्तों, ये व्यापारी सच्ची बात बोले तो वाकई में बहुत ज़्यादा क्या थे पता है, हार्ड वर्किंग थे, बहुत परिश्रमी थे, सही में थे ये वाकई। इसीलिए इन्होंने दुनिया पे शासन किया। और उन्हें अपने माल को बेचने के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती थी। ये व्यापारी बहुत परिश्रमी थे और उन्हें माल बेचने के लिए, माल बेचने हेतु बड़े बाजारों की आवश्यकता होती थी, बड़े बाजारों की आवश्यकता पड़ती थी या आवश्यकता होती थी। ओके, क्लियर हो गया आपको? जबकि व्यापारी एक साथ व्यापार करेंगे को अधिक लाभ और सुरक्षित होगी। जब ये सोचते थे कि हमें बाजार जब मिल जाएगा तो हम ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने कई कंपनियों की स्थापना कर दी। व्यापारी ये काफ़ी परिश्रमी थे एक तो, और माल बेचने के लिए इन्हें बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा उत्पादन करते थे दोस्तों, और इनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी हुई थी। और इसलिए जो है ये लोग दूर दराज जाते थे और वहाँ जाकर के अन्य व्यापारियों से मिलते थे, और वे वहाँ जा करके अपने सामान को बेचने की कोशिश करते थे। तो वहाँ पे ऐसी सामान बेचना अलाउ नहीं था दूसरे देशों में, तो वहाँ पे इनको एक हब की आवश्यकता थी, एक ऑफिस की आवश्यकता थी। इसलिए इन्होंने जाकर के वहाँ पे कंपनियों का स्थापना कर दिया। जब ये कंपनी की स्थापना करे थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई थी, आपको पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे। क्यों नहीं सोच रही थी? क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लगभग 1606 में, और भारत में पहला अटैक इन्होंने किया 1757 में भारत के खिलाफ में किया। तो यहां से लगभग यहां तक का दौर जो है लगभग 150 वर्ष का है। तो कोई कंपनी थोड़ी ना सोच पाएगी कि मैं डेढ़ यहाँ आज जा रहा हूँ, मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ और 150 वर्षों बाद मैं वहां पे उसे गुलाम बनाने की कोशिश करूंगा, कोई थोड़ी ना सोचेगी, नहीं सोचेगी। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ये गुलाम बनाने आई हुई थी। ओके, आई थिंक इसका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया, मतलब कि उनका बैकबोन बन गया। आखिरकार क्यों, इसका कारण क्या है? देखिए, जो बिजनेस में जो कंपटीशन चल रहा था लोगों का, उसके फलस्वरूप समाज में कई नए वर्ग का जन्म हो गया था दोस्तों। बिजनेस में यानी व्यापार में जो प्रतियोगिता चल रही थी, उसके फलस्वरूप समाज में कई नए वर्गों का जन्म हुआ, जिनमें से कुछ वर्ग थे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक वर्ग था बैंकरों का, बैंकर भी एक समूह था। दलाल नाम का एक शब्द आया था उसी समय। ओके, लिपिकों का एक समूह आया था। ओके, दलाल यानी मीडिएटर, जो मिडिल पर्सन का काम करते थे। ओके, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला। तो ये सभी जो है प्रमुख वर्ग आ चुके थे। अब इन्हें ही क्या कहा जाता था उस समय में, मध्यम वर्ग कहा जाता था। और इनके ही ऊपर जो है पूरी समाज की बागडोर चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम ये किया करते थे। ओके, इन्हें ही मध्यम वर्ग कहा जाता था। और कुशल कारीगर और निर्माता भी इसी वर्ग में आते थे। जो कारीगर थे जैसे कि बढ़ई वगैरह सब, वो भी, और कुछ निर्माता यानी मूर्तिकार वगैरह सब, ये सब इसी वर्ग में आया करते थे।
तो यह वर्ग जो है रूढ़ियों से दूर और नवीन परिवर्तनों पर विश्वास करता था। ये चाहता था कि हम पुराने ख्यालातों को छोड़ेंगे और नए विचारधारा को प्रमोट करेंगे। ओके, तो मध्यम वर्ग की सामाजिक व आर्थिक महत्व के कारण वे सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गए। मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक महत्व के कारण ये सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गए। मैं आपको फिर से बता देता हूं आपका आंसर कि समय के साथ में आधुनिक युग में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप समाज में नए वर्ग का जन्म हुआ, जिनमें से थे बैंकर, दलाल, लिपिक, कारीगर, निर्माता इत्यादि। इन सभी की विचारधारा रूढ़िवादी नहीं थी, ये आधुनिक विचारधारा को फॉलो करते थे, यानी अनुसरण करते थे, और ये जो है समाज को बदलने में विश्वास रखते थे, नए परिवर्तनों में विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे। तो मध्यम वर्ग की सामाजिक व आर्थिक महत्व के कारण वे सामाजिक व्यवस्था के रीढ़ बन गए। मध्यम वर्ग की सामाजिक व आर्थिक महत्व के कारण, ओके, ये क्या बन गए? सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। देखिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब है इसका वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति मतलब विचारधारा में परिवर्तन, विचारों की क्रांति। जब विचारों में क्रांति आ जाती है, जब लोग रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ देते हैं, रेनेसा इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और नए विचारधारा को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो वहां से स्टार्ट होता है पुनर्जागरण। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण जो है 19वीं सेंचुरी में वो स्टार्ट हो गया था। ओके, और इस काल में प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में नए ढंग से अनुवाद प्रारंभ हो रहा था। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं ना दोस्तों, उन प्राचीन ग्रंथों का ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे नए भाषा में, नए भाषा में नए ढंग से, नए भाषा में नए ढंग से ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। ओके, अनुवाद प्रारंभ हो गया था। तो छपाई मशीनों के आविष्कार ने इस क्रांति में अपना शिखर, इसे जो है इस क्रांति को शिखर पे पहुंचा दिया। छपाई मशीनों ने जो छपाई का कार्य स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो गया था, वो कलरफुल पेपर भी छपना स्टार्ट हो गया था, पिक्चर को छापते थे वो लोग। तो उससे क्या हुआ? लोगों को थोड़ा सा रुचि बढ़ने लगा उसमें, लोगों को जानकारी होने लगी, और अत्यधिक मात्रा में पुस्तकें छपने लगी, और दाम भी इसके सस्ते हो गए। फलस्वरूप ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या थे ना, फिलोसोफर लोग बहुत थे। जैसे कि शेक्सपियर एक फिलोसोफर है, आपने नाम सुना ही होगा। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर है, आपने उनका नाम सुना ही होगा। तो इनकी विचारधारा जो है काफी तीव्र गति से बढ़ने लगी। तो ज्ञान और नवीन विचारों के अध्ययन ने लोगों के दिमाग को ओपन कर दिया, खोल दिया, यानी जनमानस को नई दृष्टि प्रदान की, जिसमें साहित्य हो गया, चित्रकला हो गया, विज्ञान आदि सभी विधाओं को इस दृष्टिकोण ने पूर्णतः प्रभावित किया। अब कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवताओं और देवदूतों के स्थान पर मनुष्यों की भाव और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। इसीलिए आज की डेट में जो भोले बाबा की और अलग अलग भगवानों की जो मूर्तियां मिलती हैं, वो मनुष्यों की विचारधारा है। आप खुद सोचिए कितना अच्छा इमेजिनेशन था उन्होंने कि ऐसा फॉर्मेट हम सबके सामने रख दे कि आज भी हम जो देखते हैं समझते हैं कि हाँ, यही भगवान का रूप होगा। ओके, सो बच्चों, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ। 7 और 8 का आंसर आप ट्राई कीजिए खुद से खोजने का। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, मैं आपको बिल्कुल इसका आंसर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जो सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि बच्चों को पसंद आ रहा है हम जो काम कर रहे हैं वो, तो जा करके हम उनके लिए और एफर्ट लाते हैं। ओके, तो होपफुली, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्लास 6 के एक वीडियो लेक्चर को काफ़ी बच्चों ने पसंद किया। लगभग 15,000 व्यूज़ उसमें आए हैं, तो काफ़ी खुशी है मुझे उसके लिए। अगर क्लास 6 के बच्चे मुझे कमेंट करके कुछ भी डाउट पूछते हैं, मैं उनको बिल्कुल बताता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।